वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे राइस कल्टीवेशन का सेकंड पार्ट विच इज़ रेनफेड अपलैंड राइस। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि 3 क्लासिफिकेशन में हम इसको डिवाइड करेंगे। वन इज़ रेनफेड अपलैंड, सेकंड इज़ लोलैंड एंड थर्ड इज़ इरीगेटेड। जो रेनफेड होता है उसका मतलब होता है कि बारिश के पानी से उसको सिंचाई मिलेगी, वो हम रेनफेड में लेते हैं। और इरीगेटेड में हम अपने आर्टिफिशियल मीन से क्रॉप्स को पानी पहुँचाते हैं। ओके, तो देखिए हम पीडीएफ की तरफ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि रेनफेड जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपलैंड मतलब थोड़ी हाइट पे होते हुए, और हाइट पे होने की वजह से वहाँ पे एरोबिक सॉइल का एनवायरनमेंट ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि वहाँ पे जो अपलैंड में मानसून सीज़न होता है, रेनफेड है तो ऑब्वियसली पानी से ही जो रेनफॉल होगा उसी से उसकी सिंचाई होगी, है ना। और सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इज मेजर फैक्टर ड्यू टू एरेक्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल विच कॉज ड्रॉट। एरेक्टिक मतलब होता है रैंडम जगह, क्योंकि हम अपलैंड में हमें फ्लैट सरफेस नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से कहीं रेनफॉल होती है कहीं नहीं होती है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, वो मतलब इरेटिक हो जाता है। दैट मीन्स वो रैंडम हो जाता है। ओके, वैराइटीज़ का बात करते हैं तो यहाँ पे जो आइडियल वैरायटी होती है वो होती है इंटरमीडिएट हाइट की, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी, इंटरमीडिएट हाइट की। और मॉडरेट टिलरिंग मैंने टेलर्स लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टिलर्स क्या होते हैं, और उसका जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, आप जाके देख सकते हैं वापस। अर्ली मेचोरिटी, ओके, जो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, जैसे 75 टू 105 डेज़ में। उसके अलावा डीप रूट इसलिए बिकॉज सरफेस पे तो पानी टिकता ही नहीं है, वो ऐसी ढलान होती है कि वहाँ से पानी जो है वहाँ टिकता नहीं है, और ऊपर की सरफेस का पानी चला जाता है, तो जो डीप वाटर होता है वही प्लांट को यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए वैरायटी में डीप रूट्स होना ज़रूरी है। ड्रॉट टॉलरेंट, अभी मैंने बताया कि अपलैंड है तो पानी नहीं टिकेगा, तो हो सकता है वहाँ ड्रॉट के कंडीशंस भी आ जाए, तो उसको ड्रॉट टॉलरेंट होना चाहिए। ओके, इसके अलावा पेस्ट और डिजीज़ से तो उसको टॉलरेंट होना ही चाहिए। ठीक है, अभी तक 92 वेराइटीज़ देखी गई हैं। ठीक है, जिसमें से जिसका कुछ नाम दे रखा है हीरा, कलिंगा थर्ड, वंदना, सुभद्रा, राशि एंड आनंदा। ओके, इसके अलावा भी कई सारी वेराइटीज़ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। लैंड प्रिपरेशन का बात करते हैं तो देखिए, इसमें जो पडलिंग होती है या प्लोइंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसमें जनरली मोल्ड बोर्ड प्रोसेस को प्लो किया जाता है, सो दैट इसके अंदर पानी का रिटेंशन रहे, पानी इसमें सारा बह नहीं जाए, कुछ सॉइल मॉइस्चर वहाँ बना रहे। ओके, टू सो दिस प्रिवेंट्स द लैंड फ्रॉम गेटिंग हार्ड ऑन ड्राइंग एंड कंजर्व्स मॉइस्चर एट लो डेप्थ ऑफ सॉइल। प्री मानसून शॉवर्स इन अप्रैल एंड मे हेल्प टू ब्रेक द क्लॉड्स। ठीक है, तेज़ बरसात होती है तो उससे मोटे मोटे जो टिले होते हैं सॉइल के वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स हो जाते हैं। ओके, और वीड्स को कंट्रोल, जैसे साइप्रस रोटेंडस होता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए प्लोइंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रूट है, ताकि हम उसको इसलिए प्लॉ कर दें ताकि जो पानी बहे वो सारा का सारा सरफेस से ही ना चला जाए, वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अंदर सॉइल में प्रिजर्व रहे, ताकि जो डीप रूटेड प्लांट्स हैं हम उसको ईजीली वहाँ पे वो उससे जो सॉइल के अंदर पानी है उससे ले पाए, क्योंकि लेयर सरफेस वाटर तो रहेगा नहीं वहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से हम इसका लैंड का प्रिपरेशन करेंगे। सोइंग का बात करते हैं, टाइम ऑफ सोइंग, है ना। सोइंग देखिए ऐसा नॉन मॉनेटरी है, मतलब इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता, इसमें लिखा है ना, देखिए ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इनपुट्स। मतलब ये टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, टाइमिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, अगर आप उसको सही टाइम पे करेंगे तो वो डेफिनेटली सही से आपको दिखेगा। ठीक है, तो टाइम में पैसा नहीं लगता है, वो सिर्फ आपको अपना देखना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द ऑनसेट ऑफ मानसून रेन, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून इज़ द ऑप्टिमम टाइम। देखिए यहाँ लिखा है सेकेंड फोर्टनाइट, दैट मीन्स फोर्टनाइट मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्टनाइट मतलब होता है 14 डेज़ का टाइम स्पेन। ठीक है, जो 14 डेज़ होते हैं उनको हम फोर्टनाइट कहते हैं। और यहाँ देखिए लिखा है सेकेंड फोर्टनाइट। ओके, तो सेकेंड फोर्टनाइट का मतलब होता है जो फर्स्ट और सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून, तो किसी भी महीने का अगर सेकेंड फोर्टनाइट कह रहा है मतलब 14 डेज़ के बाद जो 14 डेज़ वापस आएंगे उसके अंदर की बात करा। ओके, अ फोर्टनाइट या सिंगल फोर्टनाइट होता है 14 डेज, सेकेंड फोर्टनाइट मतलब 14 डेज़ के बाद जो 14 डेज़ और आएंगे
क्योंकि ऑलमोस्ट 30 डेज़ का एवरेज हम 28-30 डेज़ का एक महीना लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से इसने सेकंड फोर्टनाइट बोल रखा है। जो 14 तारीख के बाद जो तारीख होती है 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये उनकी उसको हम सेकंड फोर्टनाइट कहते हैं। तो जून के सेकंड फोर्टनाइट मतलब 14 डेट के बाद, जैसे 15, 16, 17, उसमें हम इसका ऑप्टिमम इसका सोइंग करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सीड रेट देखिए 70 to 90 kg पर हेक्टेयर, ओके। फॉर ड्रिलिंग, जब आप मशीन से लगाते हैं तब कम लगता है, जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट मतलब रैंडम उसको फेंक देते हैं खेत में, तो ज़्यादा लग जाता है, ओके। क्योंकि वो हो सकता है पास में लग जाते हैं, तो वो कम्पीट करके थोड़े बहुत नुकसान भी हो जाता है, तो हम इसलिए ज़्यादा छिड़क देते हैं उसको, ओके। इसके अलावा सीड रेट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 जो सीड्स होते हैं उनका वेट को हम सीड वेट कहते हैं, ओके। चलिए स्पेसिंग का बात करते हैं, तो इंटर रो स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर। आपने एवरेज राइस का पढ़ा ही होगा, 20x20 लगाते हैं, तो यहाँ 20 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर की इसका इंटर रो स्पेसिंग दे देते हैं हम। मेथड ऑफ सोइंग का बात करते हैं, तो जो फार्मर्स थे वो पहले के ज़माने में क्या करते थे कि अलग अलग उसको अनइवन सोन कर देते थे, ठीक है। बट डिबल सीड्स जो मतलब प्लो से आप लगाते हो तो उसको 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में आपको उसको अंदर उगाना मतलब सोन करना होता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसका जो फरो है वो वापस क्लोज कर देते हो, ठीक है। लाइन सोइंग ज़्यादा बेटर है ब्रॉडकास्टिंग से, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमें इजीली उसमें मशीन चलाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, इंटर कल्चर ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जबकि आप रैंडम फेंक दोगे तो आप उसमें मशीन नहीं चला पाओगे, फिर आपको उसको हैंड वीडिंग ही करनी पड़ेगी, ओके। और आजकल तो वैसे भी सीड ड्रिल्स आ गए, मशीन्स आ गई, उसी से हम डायरेक्टली यूनिफॉर्म भी हो जाता है हमारा काम और ईजी भी होता है, बट वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये उसका ड्रॉबैक है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है सीड ड्रिल का, ओके। ये राइस फील्ड है। देन हम अगर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का बात करते हैं, तो देखिए ज़्यादातर जो अपलैंड्स होती हैं वो फर्टिलिटी में बहुत ही पुअर होती हैं। इसका एकमात्र यही रीज़न है कि वो हाइट पे होती हैं, तो जितना भी उसका अंदर का न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल है वो सॉइल इरोजन के साथ या वाटर इरोजन के साथ बह के निकल जाता है, ठीक है। जैसा हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है सॉइल में, ओके। तो उसका मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है सॉइल में, और वो क्या करता है, इजीली डिज़ोल्व होकर और निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड और सॉइल और वाटर, ओके। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम इसमें FIM डाल देते हैं ताकि उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता रहे और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें प्रॉपर सप्लाई होते रहे। इसके अलावा लिख रखा है एप्लीकेशन ऑफ 10 टन्स ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, 10 टन तक आप FIM डालिए, जिसमें 40 to 60 kg नाइट्रोजन, 30 kg फॉस्फोरस और 30 kg ही पोटेशियम हो पर हेक्टेयर। ये डाटा पर हेक्टेयर का दे रखा है, ठीक है। अगर सॉइल एसिडिक है तो आप उसमें 1.5 क्या कर सकते हैं, लाइम डाल सकते हैं। लाइम से क्या होता है, एसिडिक सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। हालांकि हमने पहले डिस्कस किया था कि राइस थोड़ा एसिड टॉलरेटिक है, बट ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली एसिडिक टॉलरेंट है, ओके। तो इस वजह से हम इसमें लाइम ऐड करके उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके अलावा जो राइस अपलैंड में क्या होता है, वीड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज लो लैंड में क्या होता है कि पानी हम भर देते हैं और फिर उसको राइस को उगाते हैं, तो आधा तो पानी में वीट सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। बट अपलैंड में क्या होता है कि पानी तो टिकता नहीं है, पानी तो सब फ्लो के नीचे चला जाता है, तो उससे हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो वीड वहाँ उगाता है वो मरता नहीं है। उसके अलावा हम 20 to 40 डेज़ में उसमें क्या करते हैं कि हैंड वीडिंग कर देते हैं, और हम उसमें फर्टिलाइज़र हर्बिसाइड्स डाल देते हैं, जैसे कि पेंडामेथिलिन जो कि 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर पे डालते हैं, और इसके अलावा हम प्रोपेनल यूज़ करते हैं 3 to 4 kg पर हेक्टेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।